चेहरे पर पड़ी तो उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। दरअसल रात को उसने एक भयानक सपना देखा था। वो सपना उसकी पिछली जिंदगी से मिलता जुलता था। उसने उसी दर्द को अपने पूरे शरीर में महसूस किया था। जब उसे एहसास हुआ कि वो सड़क पर नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई है, तब उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रात भर टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में सोने के कारण उसका हाथ सुन्न हो गया था और हाथ की उंगलियों का सफेदपन देखकर उसने अपने हाथ से दूसरी हथेली को पकड़ा और जोर से झटकने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो अपने हाथ को ठीक करने में कामयाब हो पाई और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी ब्रीदिंग अब पहले से नॉर्मल थी। इतना ही नहीं, इतना भयानक सपना देखने के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी उसने तुरंत अपना कंबल हटाया और उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे शावर का ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा, वैसे उसे बरसात का मौसम याद आ गया और उसका पूरा शरीर उस बरसात की याद में ठंडा हो गया। बाथरूम से बाहर निकलते ही पूर्वा ने अपने बैग से कपड़े निकाले और तैयार होकर सीधा ब्रेकफास्ट के लिए चली गई। वैसे तो घर में नौकरों को भी कहकर अपने लिए कमरे में ब्रेकफास्ट मंगवा सकती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं घर के नौकर उसके साथ पहले जैसी हरकतें ना करे और उसके खाने में कोई गलत चीज ना मिला दे। जैसे ही पूर्वा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि आज उसकी नींद बाकी दिन से काफी लेट खुली थी और अब तक सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। लेकिन तभी घर की एक सर्वेंट की नजर पूर्वा पर पड़ी और उसने पूर्वा की तरफ आते हुए उससे कहा, आज आप उठने में थोड़ा लेट हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। पर आपको शायद पता नहीं होगा कि किचन में ब्रेकफास्ट कहाँ रखा है। मेरे साथ आइए, मैं आपको बता देती हूँ। पूर्वा बिना कोई जवाब दिए डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। सर्वेंट उसके आगे आगे चल रही थी। जैसे ही पूर्वा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी, वैसे सर्वेंट ने उसे गौर से देखा। तभी पूर्वा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? तभी सर्वेंट ने रूही की तरफ देखा। दरअसल रूही भी उठने में लेट हो गई थी, इसीलिए वो पूर्वा के ठीक सामने बैठी हुई थी। रूही के चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन देखकर सर्वेंट ने घबराते हुए कहा, रूही ने अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। क्या आपको भी वही चाहिए या फिर आपका ऑर्डर कुछ और होगा? इतना कहते ही सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट की प्लेट की तरफ इशारा किया, लेकिन पूर्वा गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। वो समझ गई थी कि पूर्वा को उस पर गुस्सा आ रहा है, इसीलिए सर्वेंट ने सर झुकाकर सोचा कि मैं रूही की वजह से कहाँ फंस गई। अब पूर्वा ने कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगी? तुमसे ये सब रूही ने करवाया ना, तो साफ साफ कह दो, कुछ और जवाब देने की जरूरत नहीं है। सर्वेंट के मन की बात जानते ही पूर्वा ने बिना रुके उससे कहा। तभी उसने भी हैरानी के साथ हाँ में सर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा किसी के कहने पर नहीं आऊंगी। पूर्वा ने उस प्लेट की तरफ देखा और कहा, मुझे आलू के पराठे चाहिए। सर्वेंट हैरान थी कि कैसे पूर्वा को उसके मन की बात पता चल गई, पर इस बात पर ज्यादा विचार न करते हुए कुछ ही देर के बाद सर्वेंट आलू के पराठे लेकर पूर्वा के पास आई और उसने एक प्लेट में आलू के पराठे डालते हुए कटोरी में दही और चटनी रख दी। तभी अचानक पूर्वा के कानों में एक आवाज आई। आवाज कविता की थी। कविता ने कहा, आज तो तुम्हारी छुट्टी का दिन है, फिर भी तुम काफी जल्दी उठ गई हो। रात को अच्छी नींद तो आई ना तुम्हें, पूर्वा? पूर्वा ने पीछे नजर घुमाते हुए सर झुकाकर कहा, जी हाँ, मैं अच्छे से सो पाई। तभी कविता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्वा से कहा, देखो बेटा, वैसे तो यहाँ पर बहुत जल्दी नाश्ता बन जाता है, लेकिन तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब चाहे यहाँ आकर सर्वेंट को अपनी मनपसंद चीज बता सकती हो, वो तुम्हारे लिए बना देंगे, ठीक है? कविता की बात सुनते ही रूही को गुस्सा आने लगा और उसने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ये अच्छी बात है, ना ये किसी बड़े का इंतजार करेगी खाने के लिए और ना ही ये जो बना है वो खाएगी। इसका मतलब ये कोई रेस्टोरेंट है इसके लिए जहाँ ये ऑर्डर करके अपनी मर्जी का खाना खा सकती है? अच्छा है। कविता ने रूही की बात सुनी, इसीलिए कविता रूही के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, पूर्वा की अपब्रिंगिंग तुम्हारी तरह नहीं हुई है, इसीलिए उसे इस घर की ज्यादातर चीज पता नहीं होगी जिसमें तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तुम ऐसे किसी भी चीज पर उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती हो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है।
अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम उसे बताओ। अगर उसे बड़ों का इंतजार करना है खाने से पहले, वो भी तुम उसे बताओ, क्योंकि तुम इस घर में पहले से रह रही हो। इतना कहते ही कविता ने पूर्वा की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, ये अपने दिमाग में फिल्टर लगाकर बातें नहीं करती है। जो बोलना होता है एकदम से बोल देती है, लेकिन कभी कभी इसकी बातों में सच्चाई भी होती है। इसीलिए तुम जरा ध्यान से इसकी बातें सुनना। कविता की बात सुनते ही रूही का सर गर्व से ऊंचा उठ गया, लेकिन इस जिंदगी में पूर्वा चुप रहने वालों में से नहीं थी। तभी पूर्वा ने कहा, कोई बात नहीं, आप सच कह रही हैं। उसकी परवरिश और मेरी परवरिश में बहुत अंतर है, तो हम दोनों की आदतों और हरकतों में भी अंतर होगा। फिर भी बड़ी बहन होने के नाते मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मुझे उसकी कितनी बातें सुननी है। अपनी बात खत्म करते ही पूर्वा ने रूही की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तभी कविता वहां से जाने लगी थी कि पूर्वा ने कविता को रोकते हुए कहा, आंटी, आपने सही कहा। मैं अपनी बहन की तरह पली बड़ी नहीं हूँ, इसीलिए बहुत सारे मैनर्स मुझ में शायद ना हो, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं आपको पूछना चाहती हूँ और आपसे सीखना भी चाहती हूँ। क्या यहाँ के सर्वेंट का मुझे ये कहना ठीक रहेगा कि लेट होने पर मैं ब्रेकफास्ट किचन में जाकर लूं? क्या मुझे उनकी बातें सुनकर लेनी चाहिए, या फिर मुझे अपने कमरे में ब्रेकफास्ट मांगना चाहिए, या फिर यही आकर खाना चाहिए? वो बात अलग है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं सीधा टेबल पर आकर बैठ गई। जब कविता को ये बात पता चली, तब उसने तुरंत सर्वेंट को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने पूर्वा को किचन में जाकर नाश्ता लेकर आने के लिए कहा? सर्वेंट ने सर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया। ये सुनते ही कविता को गुस्सा आ गया। उसने सर्वेंट को पूछा, किचन में कौन खाना खाता है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है, घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाते हैं या फिर अपने कमरे में। वो जगह सर्वेंट के लिए है। तुम लोगों का खाना किचन में होता है। तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई कि तुम पूर्वा को किचन में बुलाकर खाना खिलाओ? सर्वेंट ने दबी आवाज में कविता की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए मैडम, ये मैंने नहीं, दरअसल इसीलिए जब पूर्वा मैडम अपना दरवाजा खोलकर बाहर आई, तभी रूही मैडम ने मुझे उनसे जाकर ऐसा कहने के लिए कहा। इसीलिए मैं सीधा ऊपर चली गई और मैंने उन्हें किचन में आने के लिए कह दिया। ये बात सुनते ही कविता ने गुस्से में रूही की तरफ देखा। रूही के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी और वो समझ गई थी कि पूर्वा से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान नहीं होगा जितना कि उसने सोचा था। पूर्वा को याद था, उसकी पिछली जिंदगी में जब वो यहाँ आई थी, तब से उसने काफी महीनों तक किचन में ही ब्रेकफास्ट किया था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे रूही का सबसे बड़ा हाथ था। फिर एक दिन कविता को पता चला कि वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट करती है, तो उसने पूर्वा को अपने सामने बुलाकर जलील किया और उसकी परवरिश पर सवाल उठाया। लेकिन इस बार पूर्वा पहले से ही तैयार थी और रूही की पूरी चाल फीकी पड़ गई। जब पूर्वा ने इस मैटर को कविता के सामने रखा, तब उसके मन में एक ही सवाल था कि कविता इस बार रूही को क्या सजा देगी, क्योंकि पिछली जिंदगी में पूर्वा को यह पता ही नहीं चल पाया था कि उसके महीनों महीनों तक किचन में खाना खाने की वजह से और किसने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया था। इसीलिए उसने भी कविता की बात उस वक्त सुन ली और उस जिंदगी में उसकी दी हुई सजा काटने के लिए तैयार हो गई थी। साथ ही खुद को ही दिन रात कोसती रहती कि उसे बड़े लोगों की तरह खाना पीना और उठना बैठना नहीं आता है। ये सब सोचते हुए जब पूर्वा ने पीछे मुड़कर देखा, तो अनिकेत भी वहीं खड़ा था। धीरे धीरे कविता के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी आगे बढ़कर रूही को डांटने ही वाली है कि वो कैसे घर की बड़ी बेटी को नौकरों के साथ और उनके बीच में रहने और खाने के लिए कह सकती है, या फिर इतनी बड़ी चाल चल सकती है। दूसरी बात ये भी थी कि पूर्वा सोच रही थी कि अनिकेत को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए। भले पूर्वा कविता की बेटी ना हो, लेकिन वो अनिकेत की बेटी थी और देखा जाए तो उसकी पूरी जायदाद की पहली उत्तराधिकारी वही थी। कुछ दिन पहले जब जयंत ने अनिकेत से पूर्वा के व्यवहार की बात कही थी, तब अनिकेत को लगा था कि पूर्वा सचमुच में बदतमीज लड़की है, और उसके बाद उसने डाइनिंग टेबल पर भी जयंत से बदतमीजी की थी। लेकिन उसको भरोसा था कि धीरे धीरे पूर्वा उनके साथ रहकर बदल जाएगी और उसके व्यवहार में सुधार आ जाएगा। लेकिन उसने रूही से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो पूर्वा को इस तरह बेइज्जत करेगी।
इससे पहले कि अनिकेत आगे बढ़कर पूर्वा को 4 बातें सुनाने की कोशिश करता, तभी कविता की नजर अनिकेत पर पड़ी और तुरंत कविता के चेहरे के भाव बदल गए। उसने मुस्कुराते हुए पूर्वा की तरफ देखा और कहा, कम ऑन पूर्वा, इसकी बात का बुरा मत मानो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी बहन को मजाक करने की आदत है। दरअसल वो बचपन से ही ऐसा करती है। इन छोटी मोटी हरकतों के लिए तुम उसे माफ कर दो। आखिरकार तुम बड़ी बहन हो। मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सचमुच मजाक कर रही थी। मुझे लगा मजा आएगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाओगी और मेरी शिकायत कर दोगी। खैर, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रूही ने अजीब सा मुंह बनाते हुए पूर्वा की तरफ देखा। रूही का अजीब सा चेहरा देखकर पूर्वा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, वैसे रूही, तुमने जिस तरह का व्यवहार किया है वो एक अच्छी परवरिश वाला इंसान कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मजाक था तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन हो तो तुम ऐसा मजाक कर सकती हो। कोई बात नहीं। इतना कहते ही पूर्वा ऐसे हंसने लगी जैसे उसने सारी बात को मजाक में उड़ा दिया हो। तभी हंसते हुए उसने कविता की तरफ देखा और कहा, थैंक यू आंटी। जब तक मजाक की बात है तब तक मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगा आपने इस बात को क्लियर कर दिया। पूर्वा के शब्दों को सुनने के बाद कविता के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी नजर झुका ली और अपने चेहरे के भाव छुपाने की कोशिश की। माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अनिकेत इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। इसीलिए वो आगे बढ़ा और उसने ऊंची आवाज लगाते हुए रूही से कहा, हो सकता है ये रूही का मजाक हो, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भद्दा है। अगर आइंदा से तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी परवरिश ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। इतना छूट देना बच्चों को बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी बात खत्म करते हुए अनिकेत ने कविता की तरफ देखा। अपने पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रूही का सर शर्म से झुक गया और वो अपने लंबे नाखूनों से कुर्सी का किनारा खरोचने लगी। कभी उसके पापा ने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। इतना ही नहीं, अनिकेत कभी भी अपने बच्चों के इतने करीब नहीं था कि वो उनसे प्यार या गुस्सा जता सके। पर आज जिस तरह से रूही को सजा देने वाली बात पर अनिकेत ने की, तो वो रूही को परेशान करने के लिए काफी था। लेकिन पूर्वा को अपने किए पर खुशी महसूस हो रही थी। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही पूर्वा ने कविता और अनिकेत को ग्रीट किया और सीधा अपने कमरे में चली गई। पूर्वा का कमरा और रूही का कमरा एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं था, लेकिन खिड़की से आवाज साफ सुनाई देती थी। तभी पूर्वा को महसूस हुआ कि रूही के कमरे में जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है और दूसरी तरफ कविता रूही को शांत करने की कोशिश कर रही थी और वो लगातार एक ही बात बोलती जा रही थी, क्या रूही फिर से गलती करेगी? क्या अनिकेत हमेशा पूर्वा का साथ देगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रूही ने गुस्से में कहा, वो इस तरह मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती है। उसकी औकात ही क्या है? आप लोग उसे स्लम से उठाकर लाए हो और अचानक कोई भी मेरी बहन कैसे बन सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा मॉम। उसे बोलो वो जहाँ से आई है वहीं चली जाए। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आखिरकार मेरी बहन बनने के लिए उसमें कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, पर वो तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। रूही की पूरी बातें सुनने के बाद कविता ने शांति से उसके बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए उसे जवाब देने की कोशिश की और कहा, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो गया हो तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी बेकार में ही चली जाएगी। वैसे भी तुमने जो कुछ भी किया वो गलत ही था। तुम्हें क्या लगता है इस घर में जो तुम चाहोगी वही होगा? सोचो, अगर तुम्हारे दादा दादी यहाँ पर होते तो तुम्हें आज ही सजा मिल जाती, पर तुम लकी हो। ऐसा कहते हुए कविता की आवाज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। वो एकदम आराम और शांत स्वभाव से रूही को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही चुप नहीं रहने वाली थी। उसने उछलते हुए अपनी माँ से कहा,
अगर आप लोगों को उससे इतना ही प्यार था तो आज तक उसे घर क्यों नहीं लेकर आए? अब क्यों लाए हो? वैसे तो पापा खुद भी उसे पसंद नहीं करते थे, फिर अचानक से उनके अंदर अपनी बेटी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग उठा है? दादा दादी ने भी तो कभी उसकी बात नहीं की। आप अचानक से किसी को भी उठा कर लाओगे और मुझसे कहोगे कि मैं उसकी बातें सुनूं और उसके साथ खेलूं, उसके साथ बैठूं? सॉरी, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। कविता ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बिस्तर पर बैठा दिया और कहा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा, इसीलिए वो यहाँ आई है। उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। यहाँ की हर चीज, घर, सारी जायदाद और खाना पीना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी और मकसद के लिए है। एक बार उसका काम खत्म हो जाए तो फिर वो चली जाएगी, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही कविता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि रूही कुछ कहती, तभी कविता ने अपनी उंगली उठाई और उसके होठों पर रख दी और कहा, अब एक और शब्द नहीं। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। काफी दिन हो गए हैं तुम अपनी कजन सिस्टर के साथ खेलने नहीं गई। उसे घर पर बुला लो या फिर तुम उसके घर चली जाओ। तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर तुम ऐसी खुराफातें करती रहोगी और तुम्हें सजा मिलती रहेगी। समझने की कोशिश करो, तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, लोगों के अनुसार बात करनी पड़ती है, उसी में हमारी भलाई है। अपनी माँ की बात सुनते ही रूही ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ उसका भाई अमन खड़ा था। तभी मजाक करते हुए रूही ने कहा, देखो, अब कुछ दिन मैं उसे बुली नहीं कर सकती, पर तुम्हें तो कर सकती हूँ। इतना कहकर रूही हंसने लगी और अमन दौड़कर उसके बिस्तर पर कूद गया। एक तरफ रूही के कमरे में बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ पूर्वा उनकी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे पूर्वा की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जैसे जैसे वो चीजों को याद करने लगी, वैसे वैसे उसकी सांसें बढ़ने लगी। तभी उसने अपनी हथेली बेड साइड टेबल पर रखी और अपनी उंगलियों से टेबल पर खरोचना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी पुरानी यादें बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी सांसों का तेज होना, शरीर की अकड़न और उंगलियों से टेबल को खरोचना बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे उसका अपने आप पर कोई काबू ही नहीं रह गया हो। वो लगातार उसी गुस्से के साथ बहती जा रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो उन यादों का पिटारा खोलकर खुद के साथ गलत कर रही है, तब उसने तुरंत अपने हाथ को रोका और मुट्ठी बांध ली। साथ ही आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश की, ताकि वो खुद पर काबू रख सके। कुछ देर में माहौल ठीक होने के बाद पूर्वा अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसने अपना सूटकेस खोलकर अपने कपड़ों को अलमारी में रखना शुरू किया। जैसे जैसे वो एक एक कपड़े को अलमारी में रख रही थी, वैसे वैसे उसे याद आ रहा था कि रूही ने उसके पहनावे के लिए भी उसे बेइज्जत किया था। हालांकि ये कपड़े उसके पसंदीदा कपड़े थे, जो उसकी माँ ने अपनी मेहनत की कमाई से उसे दिलवाए थे, लेकिन फिर भी इस बार पूर्वा किसी भी मजाक का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कुछ सोचा और फिर सारे कपड़ों को उठाकर बिना तह किए अलमारी के अंदर फेंक दिया। अलमारी का दरवाजा खुला छोड़कर पूर्वा आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने पापा का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड बैग से बाहर निकाला और गौर से उसे देखने लगी। जब वो अपनी माँ के साथ रह रही थी, तब उसकी पॉकेट मनी मंथली 100 से 200 रुपए थी, लेकिन यहाँ उसके पापा ने उसे 30,000 का क्रेडिट कार्ड दिया था। अब तक उसे पता नहीं था कि उस क्रेडिट कार्ड के साथ उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अब उसका मकसद उसके सामने क्लियर हो गया था और इस बार वो भी एक अमीर लड़की की तरह बिहेव करना चाहती थी, चाहे फिर उसका व्यवहार लोगों को उसका घमंड ही क्यों न लगे। इससे पहले भी अपनी माँ की कमाई से जो कपड़े पूर्वा ने खरीदे थे, वो कोई सस्ते सड़क छाप कपड़े नहीं थे। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो पहनने पर पूर्वा पर अच्छे नहीं लगते थे। इतना ही नहीं, पूर्वा ने अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स भी खरीदा था। हालांकि पूर्वा को कॉस्मेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो दूसरों के सामने खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी सारी पॉकेट मनी उस पर वेस्ट कर दी थी। तभी उसने अपनी चॉइसेस और खुद के खरीदे हुए कपड़ों के बारे में जानने के लिए तुरंत एक कपड़ा अलमारी से निकाला और उसे पहना। साथ ही उसने अपना खरीदा हुआ मेकअप निकाला और तुरंत अपने चेहरे पर मेकअप लगाया। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी पिछली जिंदगी में कितनी सारी गलतियां की थी। जब उसने वो कपड़ा पहना तो उसने देखा कि वो उसके शरीर पर लटक रहा था। उसकी फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
साथ ही मेकअप भी किसी उम्र दराज इंसान जैसा नजर आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थी। आज तक पूर्वा ने उस चीज का कभी ख्याल नहीं रखा था, लेकिन अब वो ऐसी गलती नहीं करना चाहती है। ये देखकर पूर्वा ने तुरंत अपना मुंह धोया और कपड़े बदल दिए, और उसने अपना कैरी बैग उठाया और सीधा घर से बाहर चली गई। वैसे तो उसके पापा ने उसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही दिया था, लेकिन वो इस वक्त गाड़ी और ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। अच्छी बात ये थी कि जब वो अपनी माँ के साथ सब्जी मार्केट के लिए निकली थी, तब उसकी माँ ने उसके हाथ में एक 500 का नोट रखा था। उसे पता था इस पैसे से वो आराम से ऑटो लेकर बाहर निकल सकती है। लेकिन जैसे पूर्वा घर से बाहर निकली, घर के एक नौकर ने उसे जाते हुए देख तुरंत कविता और उसकी बेटी को पूर्वा के बाहर जाने की खबर दे दी। देखो, वो घर से निकल भी गई और उसने एक बार बताने के बारे में सोचा भी नहीं। आप सही कह रही थी, उसकी परवरिश गलत है, उसे ये सब सिखाया ही नहीं गया है। कम से कम घर से बाहर निकलने से पहले उसे आपको बताना चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है। सीरियसली, उसे इतना भी नहीं पता है। मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे तो हम पर भी असर पड़ सकता है। इतना कहते ही रूही ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कविता अभी किसी सोच में डूबी हुई थी और उसके चेहरे के भाव सामान्य बने हुए थे। तभी रूही ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इस बात पर तो उसे सजा मिलनी चाहिए ना, सड़क छाप कहीं की। सड़क छाप शब्द सुनते ही कविता ने रूही की तरफ गुस्से से देखा और कहा, बेटा, आज तो तुमने अपने मुंह से ये शब्द निकाल दिया, लेकिन आज के बाद से तुम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगी। तुम एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना तुम्हारे स्टैंडर्ड को गिराएगा और कुछ नहीं। अपनी माँ की बात सुनते ही रूही ने कविता से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मॉम, मैं आज के बाद ऐसी कोई शब्द नहीं कहूंगी। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद कविता ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। उसकी नजर एंट्रेंस गेट की तरफ थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पॉश एरिया होने के कारण काफी देर तक पूर्वा को टैक्सी का इंतजार करना पड़ा। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। सड़क पर आने जाने वाली सारी कारें थी और एक भी टैक्सी वहां नहीं थी। तभी उसने गेट कीपर से मदद मांगी और गेट कीपर ने एक नंबर मिलाते हुए टैक्सी वाले को बुलाया। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर के आया, पूर्वा गेट कीपर को धन्यवाद कहकर टैक्सी में बैठ गई और उसने बांद्रा चलने के लिए कहा। अपनी पिछली जिंदगी में पूर्वा ज्यादातर कपड़े और जरूरत की चीजें बांद्रा से ही लिया करती थी। इस बार उसके बांद्रा जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को ताजा करना था। वो एक बार और स्ट्रीट शॉप्स देखना चाहती थी, सड़क पर लटके हुए चमकते धमकते कपड़े देखना चाहती थी। लेकिन उसने फैसला किया था कि वो रोड साइड कपड़े नहीं खरीदेगी और सीधा मॉल में जाएगी। जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पूर्वा उस हवा को अपने शरीर में महसूस कर रही थी। भले पूर्वा इससे पहले भी कॉलेज के लिए बाहर निकली थी, लेकिन बांद्रा वर्ली सी लिंक से होते हुए बांद्रा की तरफ जाना उसका सपना था। अपनी पिछली जिंदगी में वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैंड स्टैंड में जाकर सी लिंक की तरफ देखकर कहा करती थी, माँ, एक दिन मेरे पास कार होगी और मैं आपको इसी ब्रिज से मरीन ड्राइव लेकर जाऊंगी। तभी ड्राइवर ने पूर्वा को आगे बढ़ने से पहले सी लिंक से जाने या ना जाने के बारे में पूछा। पूर्वा ने अपनी पसंद बता दी और फिर वो खिड़की से बाहर जाते हुए समंदर को जी भर के देखने लगी। इतना ही नहीं, उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी को भी जाहिर किया। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम, ऐसे चिल्लाओगी तो लोगों को लगेगा मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। पूर्वा ने हंसते हुए कहा, मुंबई है दादा, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है। पूर्वा का जवाब सुनते ही ड्राइवर चुप हो गया और जैसे पूर्वा बांद्रा पहुंची तो उसने जी भर के मार्केट की तरफ देखा। लेकिन इतने बड़े कपड़े की मार्केट में जाने के बाद वो कपड़े खरीदने के बजाय स्टेशनरी शॉप में चली गई, जहाँ उसकी माँ उसे अक्सर लाया करती थी। दरअसल वहाँ थोक के भाव में किताबें और पेंसिलें मिलती थी, इसीलिए उसने एक नजर वहाँ डालने की कोशिश की। स्टेशनरी शॉप से कुछ चीजें खरीदने के बाद पूर्वा ने अपने मोबाइल की तरफ देखा। वो पुराना हो चुका था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में इससे अच्छा मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो सीधा मोबाइल शॉप पर गई और उसने एक अच्छा एंड्रॉइड फोन उठाकर उसके फंक्शंस चेक किए।
उसके पास जो फोन था, दरअसल उसकी बैटरी काफी जल्दी खत्म हो जाती थी और उसके कमरे के हर कोने तक भी अच्छे से नेटवर्क नहीं आता था। इसीलिए जब वो अपनी माँ से बात करती थी तो अक्सर उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाया करता था। लेकिन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ पूर्वा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहती थी। इसीलिए 30,000 में एक बहुत अच्छा फोन आना बहुत मुश्किल था। इसीलिए पूर्वा ने सेकंड हैंड फोन भी देखना शुरू किया। 15,000 का एक फोन खरीदने के बाद पूर्वा ने टाइम देखा और मार्केट की तरफ नजर डाली। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने देखा मार्केट में चारों तरफ दुकानें लगी है। कई सुंदर चीजें दिख रही थी। उसने याद किया कि कैसे वो अपने माँ के साथ आया करती थी और दोनों कितना शॉपिंग करते थे। पूर्वा अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगी। कुछ सुंदर कपड़ों को देखने के बाद पूर्वा का मन कर रहा था कि वो वहां से खरीदारी करे, लेकिन वो खुद की भावनाओं को रोकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के भावनाओं में बहकर वो कोई भी ऐसा सामान खरीद ले जो आखिर में उस पर अच्छा ना लगे। क्या पूर्वा खुद को पूरी तरह से बदल देगी? आखिर दादाजी ने पूर्वा को घर पर क्यों लाने के लिए कहा? कविता और पूरा परिवार पूर्वा के नखरे क्यों झेल रहा था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए।